सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का क्रमवार अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले की एक मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने छोटे छोटे निमोनिक से इसको याद करा है कि ये ग्रंथ किन किन लेखक के द्वारा लिखा गया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आज हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। ये मेरी सेकंड वीडियो है। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ये सेकंड वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो को जो है अच्छे से समझने के लिए अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने इससे पहले 80 नंबर हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को हमने याद कर लिया था। आज हम उससे आगे का याद करेंगे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। देखिए, ये दो हैं। एक तो है आपका हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और इससे पहले हमने याद करा था हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। ये देखिए, ये 13 आपका हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास यानी कि रामनरेश त्रिपाठी। इसको हमने ऐसे याद किया था कि पाठक हैं, स्कूल जाते हैं, उनको इतिहास को संक्षिप्त करके पढ़ना पसंद है, हिंदी का संक्षिप्त इतिहास। और अगर हम इससे आगे आते हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, तो ये आपका नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा हुआ है कि नंद के दुलारे हैं, उनको भी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पसंद है। पर दोनों में साहित्य और एक में साहित्य नहीं है, इतना ही फर्क है। ये आपका 1931 में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने भी लिखा हुआ है। और रामचंद्र शुक्ल का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल 1931। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों, इसको ऐसे याद करते हैं। एक है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास और आधुनिक, इसको हम ऐसा करेंगे ब्रजरतन दास और कृष्ण का संबंध किससे है? ब्रज से है। और ये कहाँ की बात हो रही है? ये दोनों किसकी बात करते हैं? इतिहास की बात करते हैं। ब्रज में रहने वाले कृष्ण जी जो हैं, दोनों का संबंध है और दोनों किसकी बात करते हैं? इतिहास की। लेकिन एक हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करते हैं। यानी कि जो कृष्ण है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और 23rd है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। तो थोड़ा सा इसको निमोनिक से ऐसे थोड़ा अगर हम याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ब्रजरतन दास के द्वारा 1932 में लिखा गया था और कृष्ण शंकर शुक्ल के द्वारा 1934 में लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखिए, राम कुमार वर्मा जो है एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और तो आलोचक हैं राम कुमार वर्मा है। इन्होंने कौन सा इतिहास लिखा हुआ है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका। चलिए ऊपर वाले भी देख लेते हैं। 31 हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु। क्योंकि दोस्तों, ये मैंने आपको कई बार मैं इस बात को कह रही हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से कई साहित्यकारों ने ग्रंथ लिखे हैं। मिश्र बंधु हैं, इससे पहले हमने याद किया था रामचंद्र शुक्ल रसाल हैं। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल तो हैं ही। और इससे ये है आपका 1939 में। और रामचंद्र शुक्ल ने कब लिखा था? 1929 में। और मिश्र बंधु ने लिखा है 1939 में। यानी कि सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ही लिखा गया था, इसीलिए वही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर हिंदी साहित्य की भूमिका। देखिए, इसको हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, और हिंदी साहित्य की भूमिका, इससे आगे है आपका हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इसको हम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका। देखिए 1940 यानी कि जब प्रसाद द्विवेदी 40 साल के थे तो उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका को 1000 बार पढ़ा। कैसे याद करेंगे? जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी 1940 साल के थे, यानी कि 40 साल के थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1000 बार हिंदी साहित्य की भूमिका को पढ़ा। और उसके बाद क्या करा?
हिंदी साहित्य की भूमिका को पढ़ के उसके आदिकाल के बारे में जाना। ठीक है, कब? जब वो 1952 साल के यानी कि 52 साल के हो गए तो आदिकाल को उन्होंने उसका अध्ययन करा और उसके बारे में जाना। फिर उसको अध्ययन करने का पता लगाया कि इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ था। ठीक है, कैसे याद किया हमने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 बार पहले हिंदी साहित्य की भूमिका को पढ़ा जब वो 40 के थे। उसके बाद में उन्होंने 12 साल बाद जब वो 52 साल के हो गए हिंदी साहित्य के आदिकाल को जाना और जानने के बाद में ये देखा कि उनका उद्भव और विकास आदिकाल का कैसे हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का इस तरह से हमने तीनों एक साथ याद कर लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है आपका? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1941 में। आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय 1941 में। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र 1973। तो हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा भी यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास 1929 और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास 1973 में। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना और विकास। देखिए राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया है। राम का स्वरूप कैसा है? संवेदनाओं से भरा हुआ है। तो इसको हम कैसे निमोनिक से याद कर सकते हैं? राम का स्वरूप कैसा है? संवेदनाओं से भरा हुआ है। ये है आपका 1986। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, 1996। तो देखिए बच्चे चाहे दूसरों के हैं चाहे अपने हो, बच्चे तो बच्चे होते हैं और सभी को बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। 1996। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य का आधा इतिहास यानी कि सुमन राजे 2002 में। यानी कि सुमन राजे की ज़िंदगी कैसी हो गई है? आधी अधूरी। सुमन राजे की ज़िंदगी कैसी हो गई है? आधी अधूरी 2002 में। ठीक है, 2-2 आधा आधा, इस तरह से भी हम याद कर सकते हैं। 2-2 आधा आधा हो गया। फिर है आपका हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। देखिए वो था इससे पहले संक्षिप्त इतिहास और ये है सरल, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना आप बच्चों। विश्वनाथ त्रिपाठी, देखिए अगर विश्व भर में साहित्य की पुस्तक सरल भाषा में लिखी जाती है तो शायद हर एक पढ़ने वाला यानी कि पाठक, हर एक पढ़ने वाला व्यक्ति जो है उसको आसानी से समझ लेगा। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। सात मतलब सीधे तरीके से लिखी हो। सात मतलब सीधे तरीके से लिखी हो। सरल से सात और से सरल या सीधा, कोई भी आप याद कर सकते हैं। तो सरल इतिहास है। अगर विश्व भर में सारी पुस्तकें जो है साहित्य की सरल भाषा में हो तो उसको जो है पढ़ना आसान हो जाता है किसी भी पाठक के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास। देखिए लास्ट के 3 हैं, ये थोड़ा सा करंट के हैं इसलिए मैं आपको करा देती हूँ इसको। हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास भगीरथ मिश्र। देखिए भगीरथ मिश्र है यानी कि भगवती माँ है और भगवती माँ को किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है, 2010 में। इससे नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास हेमंत कुकरेती। हिंदी साहित्य का इतिहास हेमंत कुकरेती 2015। और लास्ट है आपका हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास राम किशोर शर्मा। राम किशोर यानी कि राम जब किशोर अवस्था में थे तो उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, लेकिन कैसे लिखा? समग्र यानी कि पूरा, आधा अधूरा नहीं लिखा उन्होंने, समग्र लिखा 2019 में। ठीक है, आशा है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये वीडियो यहाँ तक समझ में आ गई है। देखिए बच्चों थोड़ा सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो या यूजीसी नेट हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास लिखा था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और वो कौन सी सभा के द्वारा प्रकाशित किया गया था? नागरी प्रचारणी
सभा के द्वारा। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से बनते हैं। और कब लिखा गया था? 1929 में जो प्रकाशित कराया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया, मतलब इन्होंने संख्या को इतना वो नहीं लिया, उनके महत्व को ज़्यादा बताया हुआ। अगर आप रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इन्होंने जो आपका रीतिकाल है, तो रीतिकाल के अंदर जो कवियों के बारे में बहुत ही अच्छे से उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। आशा है कि आपको मेरी वीडियो ये यहाँ तक समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, छोटे छोटे निमोनिक से जो हमने इनको याद करने की कोशिश करी है, अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मेरी वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं और साथ साथ में थोड़ा माइंड में रख सकते हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।